हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 17 मई 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ है। लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। और इसकी जो टाइमिंग रही थी 3 बजे से 5 बजे तक के बीच रही थी और टोटल क्वेश्चन इसमें 100 थे। और ये जो पेपर सेट रहा है दोस्तों, ये सेट बी है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था, ये एग्ज़ाम्स आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसके पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगामी 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना है दोस्तों, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस फंसने के चांस बनते हैं। तो आप बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं तो कहीं न कहीं पुराने क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टाइम ड्यूरेशन को मैनेजमेंट करने के लिए, और साथ ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो किस तरीके से हमको अटेंड करना होता है, ये सब कुछ जानकारी हमको प्रीवियस पेपरों से ही मिलती है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन कारक पर आधारित ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि गोरखा काल में पुंडारी भूमि कर था, सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। तो दोस्तों, जब आपने पढ़ा होगा गोरखा काल, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में हैं, जिसमें हमने गोरखा काल अन्य सभी प्रकार के शासनों को पूरा डिटेल स्टडी करा रखा है। आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो गोरखा काल में जो पुंडारी भूमि कर था, तो सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उस समय पुंडारी कर के रूप में भूमि कर लिया जाता था, और जो सैनिक थे उनके वेतन जो है इसी से निकाले जाते थे। साथ ही दोस्तों, कथन 2 है, गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो दुधारू पशु पालतू जो स्वामी होते थे, यानी कि जो दुधारू पशु को पालते थे, वो घी कर के रूप में देते थे गोरखा युग में। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कथन ए और कथन सेकंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कथन 1, केवल कथन 2, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे पास सीधे सीधे दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें सत्य हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग जो बना था वो कब बना था। ये बना था दोस्तों 13 मई 2013 को। 13 मई 2013 को इस मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अन्य कथनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सीधा एग्जैक्ट आंसर, ऐसी चीज़ों का सीधा एग्जैक्ट आंसर ही याद कर लेना चाहिए। तो उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 13 मई 2013 में, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत चर्चित प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी एग्जाम्स हो उत्तराखंड के अंतर्गत, सब में आपको ये देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आभूषण दिए गए हैं, शरीर का हिस्सा। तो कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है शरीर में, जैसे मुरखली है, तो मुरखली जो है यहाँ पर दोस्तों कान में पहना जाता है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इसका बनाया गया है कौन सुमेलन। इसके अलावा बुलाक जो होता है वो नाक में पहना जाता है, तो नाक में पहनने वाले आभूषण को बुलाक कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और हसूला जो है इसको गले में पहना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट जो घड़ियों है, घड़ियों दोस्तों ये कमर में नहीं पहना जाता है, ठीक है दोस्तों, घड़ियों कमर में नहीं पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं हैं, ये पूछा गया है। तो सुमेलन की बात कही गई है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी क्रिटिकल आते हैं आज के समय में एग्जाम में, तो काफ़ी डिटेल स्टडी चाहिए होती है। तो दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, यहाँ पर पूछा गया है। जैसे नशूड़ा रुगड़, ये क्या है, ये कृषि उपकरण है, बिल्कुल सही है ये।
उसके अलावा भंकोरा मोचंग, ये भंकोरा मोचंग दोस्तों वाद्य यंत्र है। कोटी बनाल, कोटी बनाल दोस्तों ये है आपका माप इकाई नहीं है। कोटी बनाल क्या होता है दोस्तों, ये एक प्राचीन भूकंपरोधी एक मकान बनाने की एक कला है। ठीक है, और ये उत्तरकाशी क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार है। भूकंपरोधी भवन निर्माण की एक शैली है ये। ठीक है, और ये उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी के पास में एक गाँव में अपना नाम लेती है। और इस शैली में क्या होता है दोस्तों, पत्थर, लकड़ी और चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। और वास्तुकला शैली स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके भूकंपरोधी इसमें जो है अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स युक्त बनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स जो है, मकान जो बनते हैं उस हिसाब से होते हैं। और क्योंकि ये लचीली और मजबूत होती है तो ये आपको पता होना चाहिए। कोटी बनाल इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये मापन इकाई नहीं है तो इट मीन्स यही रॉन्ग है। उसके अलावा चुनछारा रूढ़िया क्या है, ये एक जाति समुदाय है तो ये बिल्कुल सही है। तो काफ़ी देखिए इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस का एक वो बनाया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो इन चारों फैक्ट को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जिससे कोई भी एक ऑप्शन आए किसी भी एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो नशुड़ा रुगड़ कृषि उपकरण है, भंकोरा मोछंग वाद्य यंत्र है, कोटी बनाल जो है ये आपका मापन इकाई नहीं है। ये एक प्रकार के भवन निर्माण की भूकंपरोधी भवन निर्माण शैली है। और उत्तरकाशी जिले से इस शब्द को जो है मिला हुआ है ज़्यादा। और वहीं इधर वास्तुकला शैली के अंतर्गत स्थानीय संसाधनों के द्वारा वहाँ पर भूकंपरोधी भवन बनाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा चुनछारा रूढ़िया जो दोस्तों ये है जाति समुदाय। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी कहाँ थी, बड़कोट, अस्कोट, श्रीनगर, गढ़वाल या अल्मोड़ा। तो कत्यूरी राजवंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थे आपके अस्कोट में। कहाँ थी, अस्कोट में थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे शिलाजीत, ये चट्टान का स्राव है। ठीक है, ये सही है। इसके अलावा मुलेठी, मुलेठी क्या होती है, एक जड़ होती है दोस्तों। इसके अलावा निर्गुंडी, निर्गुंडी जो होती है दोस्तों ये झाड़ी का नाम है निर्गुंडी। ठीक है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कीड़ा जड़ी है दोस्तों ये शैवाल। तो यहाँ पर आप देखें यह जो है शैवाल तो नहीं है दोस्तों, ये एक जो है कवक है, फंगस, फंगस है। ठीक है, जो एक कीट लावा के शरीर पर उगता है। और उसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यह हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कैटरपिलर फंगस है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो कैटरपिलर फंगस अगर कभी आए तो कीड़ा जड़ी उसका आंसर हो सकता है, बाकी सवाल ये नहीं है। तो यहाँ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो कीड़ा जड़ी जो है यहाँ पर रॉन्ग सुमेलन किया गया है। मुलेठी जड़ है, बिल्कुल सही है। निर्गुंडी जो है झाड़ी को कहते हैं। इसके अलावा शिलाजीत जो है चट्टान का स्राव है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर यही इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही इसका सही सुमेलन नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है, अधिकांश क्वेश्चन सुमेलन से आते हैं। और सुमेलन वाले क्वेश्चन क्या हैं दोस्तों, पूरी डिटेल स्टडी चाहिए। तो एक अच्छी मेहनत वाला अभ्यर्थी ही यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा गया। जैसे खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी, ये जो है बिल्कुल सही है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में ही है दोस्तों। सतोपंथ ग्लेशियर, अब सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों ये बागेश्वर में नहीं है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर जो है दोस्तों ये चमोली ज़िले में है। कहाँ है, ये चमोली में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में है ये। चमोली में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है और यह अलकनंदा घाटी के शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चौराबाड़ी ग्लेशियर अगर हम बात करें तो ये रुद्रप्रयाग में है। और मिलन ग्लेशियर पिथौरागढ़ में। ये बिल्कुल तीनों कथन सही हैं, बट जो बी वाला ऑप्शन है सतोपंथ ग्लेशियर दोस्तों ये बागेश्वर में नहीं है, ये चमोली में है। तो इसका ऑप्शन बी ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है।
ठीक है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो आप इनके सही जो है ग्लेशियर्स को अच्छे से स्टडी कर लें। आगामी एग्जाम्स में इनको बदल कर 4 कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, या इनमें से ही कोई और 2 ऑप्शन और कोई एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो आपको जो है ना आता हो, तो वहाँ पर आपको डाउट ना हो, तो इसलिए आप ग्लेशियर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई कूटों के आधार पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया है किसाऊ बांध, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सूची 1 के अंतर्गत क्या क्या दिया है। हमें मिले हैं किसाऊ बांध मिला है, और उचित विकल्प का चयन करना है फिर। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, जो किसाऊ बांध है वो कहाँ है ये पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों देहरादून में, ठीक है। किसाऊ बांध कहाँ है, देहरादून में है। तो पहले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा धौली गंगा बांध, अब धौली गंगा बांध कहाँ है दोस्तों, धौली गंगा बांध आपका पिथौरागढ़ में है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पंचेश्वर बांध कहाँ स्थित है, पंचेश्वर बांध दोस्तों आपका चंपावत में है, ठीक है। पंचेश्वर बांध कहाँ है, चंपावत में है। तो थर्ड का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मनेरी बांध, अब मनेरी बांध कहाँ है दोस्तों, मनेरी बांध उत्तरकाशी में है। कहाँ है, उत्तरकाशी में। तो चौथे का दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से समझें तो हमारे पास किसाऊ बांध जो है दोस्तों देहरादून में, धौली गंगा बांध दोस्तों यहाँ पर पिथौरागढ़ में है, पंचेश्वर बांध आपका चंपावत में हो गया, और मनेरी बांध दोस्तों आपका कहाँ हो गया, उत्तरकाशी में हो गया। तो इस आधार पर हमारा देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों हमारे इस तरीके से दिए गए हैं ए बी सी डी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बनेगा दोस्तों इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई कोटों की सहायता से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2 का मिलान यहाँ पे करना है। जैसे सूची 1 में महिला प्रमुख हैं, और दूसरा यहाँ पे है संस्था या कार्यालय, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर इनको हम एक साथ देखते हैं कि कहाँ क्या है। जो आपका है मार्गरेट अल्वा, ठीक है। मार्गरेट अल्वा जो है दोस्तों क्या थी, तो ये थी राज्यपाल, क्या थी, उत्तराखंड के अंतर्गत राज्यपाल रही हैं। और ये राजभवन में इनका कार्यालय होगा, ठीक है। बहुत आसान सा मैटर है। तो मार्गरेट अल्वा क्या है, राज्यपाल, और इनका कार्यालय भवन जो है राजभवन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो है कंचन देवी। कंचन देवी दोस्तों आपको पता है कि ये क्या है, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान में कार्यरत थी। तो ये शिक्षा परिषद के अंतर्गत इसके अंतर्गत रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसके अलावा धृति बनर्जी, तो धृति बनर्जी दोस्तों क्या थी इसमें, तो धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत थी। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। इसके अलावा उपमा चौधरी, उपमा चौधरी दोस्तों क्या रही हैं, उपमा चौधरी रही हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अंतर्गत रही हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका डी का थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको मिलान करना है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें समझनी है दोस्तों। मार्गरेट अल्वा राज्यपाल, कार्यालय इनका जो है राजभवन, ठीक है। इसके अलावा जो कंचन देवी हैं दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अंतर्गत हैं। इसके अलावा धृति बनर्जी जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंतर्गत रही हैं। इसके अलावा आपका उपमा चौधरी जो दोस्तों हैं ये हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अंतर्गत रही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो इसके आंसर निकले हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है मैचिंग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले का आपका जो है सेकंड, ठीक है, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही हमारे बन रहे थे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि अब इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, कूट ए का कूट 2 के साथ मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन, अब कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1916 में,
ठीक है। तो 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। तो साप्ताहिक जो है यहाँ पर शक्ति की शुरुआत के आगे यहाँ पर लिखा है 1916। तो ये 1916 जो आंसर है दोस्तों, ये कुमाऊं परिषद के गठन का है। इसके अलावा डिबेटिंग क्लब की स्थापना, अब डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ये अगर समझें तो डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1870 में। 1817 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा साप्ताहिक की शक्ति की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो साप्ताहिक की शक्ति की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1918 में हुई थी। ठीक है, 1918 में साप्ताहिक की शक्ति की शुरुआत हुई थी। और हैप्पी क्लब का गठन कब हुआ था दोस्तों? हैप्पी क्लब का गठन किया था 1903 में। आप इनकी डिटेल जो क्लास है हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड की पूरी डिटेल क्लासेस करा रखी हैं। उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कुमाऊं परिषद पूरा पढ़ा रखा है, हैप्पी क्लब उसमें था, डिबेटिंग क्लब था, साप्ताहिक शक्ति की शुरुआत, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं दोस्तों। तो यही क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे उत्तराखंड से संबंधित जो क्लासेस हुई हैं उनको ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ना देखें कि क्लासेस कितनी पुरानी हैं, ये देखिए कि टॉपिक कौन सा मिल रहा है आपको, उसको आपने देख के स्टडी करना है। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 हो गया, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 हो गया। इसके अलावा आपका साप्ताहिकी शक्ति की शुरुआत 1918 में हुई, और हैप्पी क्लब का गठन 1903 में किया गया था। तो इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 1, 4, 2 जो हमारा बन रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन 1, चंद वंश के राजा महेंद्र चंद व राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी। और दूसरा कथन है, यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें सदैव अनधिकारी राजा बताया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि चंद वंश के राजा जो महेंद्र चंद हैं, वह राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने की आज्ञा अंग्रेजों से अनुमति मांगी, बिल्कुल गलत है। गोरखों के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजों से आज्ञा की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल कथन गलत है। जो चंद वंश के राजा महेंद्र चंद और राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ जो लड़ाई थी वो अपने बल पर लड़ी थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कोई अनुमति नहीं मांगी थी, ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा यह अनुमति अंग्रेजों द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें सदैव अनधिकारी राजा बताया था। तो ये अनुमति की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये वाला कथन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो कथन दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन असत्य इसमें हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों आप देख सकते हैं, कथन इसका ऑप्शन बस सी सही बनेगा, क्योंकि कथन 1 और दो जो है दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रवंश और जो चंद्रवंश के राजा महेंद्र चंद्र थे और राजा लाल सिंह ने गोरखों के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेजों से आज्ञा नहीं मांगी थी, यानी कि अनुमति की ज़रूरत नहीं थी उनको। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही सुमेलित युग्मों का चयन करें। अब यहाँ पर सही सुमेलन वाला ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखें क्वेश्चन क्या क्या हैं इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये है हमारा क्वेश्चन, गिरधर कुमार पांडे। अब गिरधर कुमार पांडे जो है इनका जो सुमेलन इसमें किया गया है दोस्तों, वो किया गया है संघनित पदार्थ सिद्धांत। ठीक है, तो हमें जो है सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विजय प्रसाद डिमरी, विजय प्रसाद डिमरी दोस्तों ये विखंडन और व्युत्क्रम समानता से संबंधित हैं, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा नरेंद्र सिंह कंपानी, नरेंद्र सिंह कंपानी दोस्तों ये फाइबर ऑप्टिक्स से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। कंचन पांडे प्रोटीन फोल्डिंग, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। तो इस आधार पर देखें तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो रहा है। तो केवल 2 और 3 ही इसमें सही हैं, बाकी अन्य इसमें गलत हैं। विजय प्रसाद डिमरी विखंडन और व्युत्पन्न समानता से संबंधित है, और नरेंद्र सिंह कपानी जो दोस्तों ये फाइबर ऑप्टिक्स से संबंधित है।
तो ये बिल्कुल सही है, बाकी अन्य जो है इसमें गलत हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर हम सही निशान लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नकदूण किससे संबंधित है। अब नकदूण किससे संबंधित है दोस्तों, ये जंगली जड़ी, लोक नृत्य, मत्स्य आखेट या स्थानीय पर्व। तो नकदूण क्या है दोस्तों, एक जंगली जड़ी का नाम है, ठीक है, जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटी है ये नकदूण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नकदूण क्या है दोस्तों, जंगली जड़ी। तो क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि निम्न में से जंगली जड़ी है और अन्य 4 नाम दिए रहेंगे, इसमें 3 नाम तो गलत होंगे, एक नकदूण दिया रहेगा। तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि नकदूण क्या है, एक जंगली जड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुग्याल उगते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो बुग्याल जो है उगते हैं ये पूछा गया है। टिम्बर लाइन के नीचे बिल्कुल रॉन्ग, स्नो लाइन के नीचे, ये भी स्नो लाइन के ऊपर कहा गया है, तो ये भी नहीं है सही दोस्तों। टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य, टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य जो है दोस्तों, यहाँ जो है बुग्याल उगते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। टिम्बर और स्नो लाइन के ऊपर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य के भाग को दोस्तों यहाँ पर बुग्याल इसमें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सुमेलन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट के साथ ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम में तैयार होकर जाना। तो इस प्रश्न में देखें तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, देखिए इसमें दिया गया है ब्रह्म कमल, ठीक है, और बुरांस, टिमरू और काफल, ये 4 चीज़ें नाम दिए गए हैं और इसमें सही सम्मेलन करना है। तो अगर हम बात करें ब्रह्म कमल की बात करें तो ब्रह्म कमल को कहा जाता है सोसुएरा ओवल ओवलाटा, ठीक है। तो सोसुएरा ओवलाटा इसको कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्म कमल का नाम है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इसके अलावा जो बुरांस है दोस्तों, बुरांस का नाम है रोडोडेंड्रोन, ठीक है, रोडोडेंड्रोन बुरांस को कहा जाता है। अगर आप परीक्षा वाणी की स्टडी करते हैं दोस्तों, आपको पहले दूसरे पेज में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपका टिमरू, टिमरू दोस्तों क्या है, अब टिमरू जो है आपका, टिमरू का नाम जो है इसको जैंथोजाइलम अर्मिटम कहते हैं, ठीक है, जैंथोजाइलम अर्मिटम, ठीक है। इसके अलावा जो काफल है, काफल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है दोस्तों, वह है आपका मैरिका और एस्कुलटा, ठीक है, मैरिका अस्कुलटा। तो मैरिका एस्कुलटा इसको कहा जाता है दोस्तों काफल को। तो चारों नाम एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। ब्रह्म कमल को सासुएरा ओवेलेटा कहा जाता है। इसके अलावा बुरांस को दोस्तों रोडोडेंड्रोन कहा जाता है। इसके अलावा जो टिमरू है दोस्तों इसको जैंथोजाइलम अर्मिटम कहा जाता है। और जो काफल है दोस्तों इसको कहा जाता है मायरिका एस्कुलटा, ठीक है। तो ये 4 के 4 आपको याद रहने चाहिए जो आपको आगामी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा कूट के अकॉर्डिंग जो विकल्प बनेगा, पहले का दूसरा हो रहा था हमारा, तो यानी कि पहले का दूसरे, एक तो इसमें इसमें है, फिर दूसरे का हमारा चौथा हो रहा था, ठीक है, बुरांस था दूसरा जिसको रोडोडेंड्रोन कहते हैं, तो ये आपका चौथा हो रहा था। तीसरा हमारा जो है वो है आपका टिमरू, और टिमरू का जो आंसर था दोस्तों वो होता है जैंथोजाइलम अर्मिटम, और जैंथोजाइलम अर्मिटम जो है फर्स्ट ऑप्शन था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं काफल को जो है काफल का जो इसमें नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है मैरिका एस्कुलटा। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, जिसके सारे ऑप्शन यहाँ पर मैचिंग हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बांध बैराज उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा बैराज जो है उधमसिंह नगर में नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, बौर बांध जो है दोस्तों उधमसिंह नगर में ही है। अगर हरिपुरा बांध की बात करें तो ये भी उधमसिंह नगर में है। इसके अलावा दोस्तों तुमारिया बांध, ये आपका जो है ये भी उधमसिंह नगर जनपद में ही स्थित है। लेकिन कोसी बैराज दोस्तों कहाँ है, ये बहुत आसान सा जवाब है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।
ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर उधम सिंह नगर में नहीं है। कोसी बैराज दोस्तों आप बहुत नियरेस्ट है, आप समझ सकते हैं, और आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है रॉन्ग है। बाकी ये तीनों को याद रखिएगा, बौर बांध, हरिपुरा बांध, तुमारिया बांध, ये दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में स्थित हैं। ठीक है, तुमारिया बांध, हरिपुरा बांध, बौर बांध, ये तीनों उधम सिंह नगर में हैं। कोसी बैराज दोस्तों अगर आप हमारे क्लास को लगातार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको जवाब देंगे। ये हमने पूरे डिटेल क्लासेस में बहुत अच्छे से बैराज के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप उसको जो है ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी बोली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। जैसे सौरियाली है, सौरियाली दोस्तों कुमाऊनी क्षेत्र से संबंधित बोली है। इसके अलावा सिराली, सिराली भी कुमाऊनी है। अस्कोटी, अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन जो सालानी है दोस्तों, ये सालानी दोस्तों ये कुमाऊनी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये बोली दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी जिले और टिहरी जिले के आसपास की बोली है, जिसको सलानी बोली भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित इसको हम कहेंगे। ठीक, बाकी बोलियां तो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन सलानी बोली जो दोस्तों ये गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। पौड़ी और टिहरी क्षेत्र के मध्य भागों में ये बोली बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्योंकि यहाँ पर कुमाऊनी क्षेत्र का पूछा गया था, तो ये इसका जो है हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से किनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो यशवंत सिंह कटौच दोस्तों ये पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा बसंती देवी, इनको भी पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इसके अलावा राधा बहन, राधा बहन को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन हर्षवंती बिष्ट दोस्तों इनको पद्मश्री प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पद्मश्री प्राप्त जो हैं वो हैं यशवंत सिंह कटौच, बसंती देवी और राधा बहन। लेकिन दोस्तों हर्षवंती बिष्ट जो हैं दोस्तों, इनको आप नोट कर सकते हैं, जैसे इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये अर्जुन पुरस्कार सम्मान प्राप्त है, इनको स्वर्ण पदक प्राप्त है उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा। और अगर पर्वतारोहण के क्षेत्र में जाने तो इनको हर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की फॉलो हैं, और कई पर्वतारोहण और पर्यावरण संरक्षण में सोसाइटी की सदस्य रही हैं। तो काफ़ी नामी गिरामी महिला हैं ये। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट, तो इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। मेनली अगर आपको आगे एग्जाम में मिले तो अर्जुन पुरस्कार इनको सम्मान प्राप्त हुआ है, और ये जो है पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी इनको हर्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उपलब्धियां इनकी भी कम नहीं हैं, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार इनको प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों, 2017 में ही ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोकथाम और संरक्षण आयोग किया गया था। ये बिल्कुल गलत है, ये पलायन आयोग इसका नाम बदला नहीं गया था। ग्राम विकास में पलायन आयोग का नाम बदलकर पलायन रोकथाम और संरक्षण आयोग ये मुख्यमंत्री द्वारा नहीं किया गया था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। जबकि फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2017 में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया था। तो कथन एक ही इसमें सही होगा दोस्तों, बाकी दूसरा कथन तो इसमें रॉन्ग है। तो अगर हम इसके सत्यता के ऑप्शन देखें तो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें एक दिया है कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है, बिल्कुल रॉन्ग है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों कथन असत्य हैं, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन नंदा देवी राजराज यात्रा से संबंधित है? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो नंदा देवी राजराज यात्रा से संबंधित कौन सा है? बेदिनी कुंड या कानासर या दशर या वासुकी ताल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो इसमें केवल
हम बात करें तो यहाँ पर बेदिनी कुंड जो है ये नंदा राजा यात्रा से संबंधित है, क्योंकि जब नंदा राजा यात्रा होती है तो उस समय बेदिनी कुंड भी वहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका जो है केवल वन सही है। बाकी और कानासर ये भी नहीं, अब बारह दर दशहर ये भी नहीं, और वासुकी ताल ये तीनों जो है इसमें राजा यात्रा से संबंधित नहीं है। केवल बेदनी कुंड दोस्तों राजा यात्रा में जो है यूज़फुल है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों। ए दिया गया है केवल 2 और 3, बी दिया है केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3 और 4। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें दोस्तों केवल 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर बैठेगा दोस्तों। ठीक है, तो वेदिनी कुंड दोस्तों नंदा राजा यात्रा के दौरान बेदिनी कुंड जो है उस समय ये राजा यात्रा में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चंस हमने इस क्लास के अंतर्गत किए हैं। काफ़ी इसमें समय लगा, लेकिन काफ़ी जानकारी आपने जुटाए होंगे। आपको जो आंसर रॉन्ग थे उनके आंसर भी हमने देने का प्रयास किया है। आप उनको नोट करेंगे और साथ ही अपने आगामी 21 सितंबर को जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही दोस्तों अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं, तो ये क्वेश्चन उनमें भी आए हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऑप्शन थोड़ा चेंज हुए हैं और कुछ चीज़ें वही सेम रखी हैं, कुछ चीज़ें चेंज करी हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप पुराने प्रीवियस पेपर को पढ़ के जाते हैं, तो आपकी तैयारी ये मान के चलिए आप 80% ऑलरेडी श्योर होके जाते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे। और 20% ही क्वेश्चन आपको ऐसे डाउट करेंगे, जो आपको थोड़ा टाइम वहाँ लेंगे। अदरवाइज़ आप पढ़ के गए होंगे पुराने पेपर्स, तो कहीं न कहीं आपको जो है बहुत आसानी एग्ज़ाम में होने वाली है दोस्तों। तो इसलिए आप इस पेपर को भी पूरा कंटिन्यू हमारी क्लास देखते रहिएगा। ये क्लास काफ़ी कंटिन्यू रहेंगी और इसमें आपको इसी प्रकार से पेपर कराए जाएँगे और सारे पेपर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हम जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। पूरे अपनी ओर से पूरा अच्छा प्रयास किया गया है और पूरा सबको समझाने का प्रयास किया गया है। और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने उन सभी साथियों को इसको शेयर कर दीजिएगा जो स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। सिलेबस हर जगह एक ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को ध्यान से समझें कि सिलेबस सेम है तो पेपर में क्वेश्चन भी लगभग लगभग सेम ही आने हैं। तो कोई भी उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम हो आप इनको ज़रूर वॉच कीजिएगा हमारी क्लासेस को, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी और क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।